दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री है। मूवी के जो सस्पेंस एलिमेंट्स हैं वो इस तरह बुने गए हैं कि आप आखिर तक असली कातिल का पता नहीं लगा पाएंगे। पूरी मूवी में आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि असली कातिल कौन है, क्योंकि आपको एक एक करके हर एक पर शक होने लग जाएगा। और यही वजह है कि इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब ये मर्डर मिस्ट्री है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा। कहानी के उन पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करूंगा जो इस एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम में एक डंपिंग यार्ड से, जिसके बीचों बीच एक इंसान की लाश रखी होती है। वो बॉडी पूरी तरह से प्लास्टिक कवर में लपेटी गई है और साथ में सिर से लेकर पैर तक शरीर का एक एक हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ होता है। अब थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ टॉयलेट के लिए आता है, जो उस बॉडी को देख लेता है और फौरन पुलिस को खबर करता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और हम इंस्पेक्टर विक्टर को देखते हैं। विक्टर को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये पुलिस वाला कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि अपने कांस्टेबल्स से तानाशाहों की तरह बात करना और ईगो को साथ लेकर चलना ये उसकी आदत में होता है। खैर, अब विक्टर उस आदमी को धमकाते हुए पूछता है जो वहाँ टॉयलेट करने आया था कि तुमने इस आदमी का खून किया है ना? वो आदमी कहता है कि सर, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैंने तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया है। मैं तो यहाँ पर टॉयलेट करने आया था और जब मैं यहाँ आया तो ये बॉडी ऐसी ही पड़ी हुई थी। फिर विक्टर उसे गुस्से की नजर से देखकर वहाँ से आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम हैदराबाद में रह रहे एक कपल को देखते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम आदित्य और वाइफ का नाम सशीदा होता है। दोनों की शादी को बस कुछ ही महीने हुए होते हैं और दोनों में ज्यादा कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। दरअसल सशीदा आदित्य से बात भी नहीं करती और पूरे दिन पता नहीं किसी नंबर पर बार बार कॉल लगाती रहती है, जिसे कोई पिक नहीं कर रहा होता। अब आदित्य उसके इस रोज रोज के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि सशीदा इस चीज के बारे में कुछ बता भी नहीं रही होती कि वो किससे बात करना चाह रही है और किसको फोन कर रही है। फिर एक दिन जब हमेशा की तरह आदित्य अपने काम के लिए जा रहा होता है, तभी पहली बार सशीदा उसको रोक कर कहती है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, प्लीज इसके लिए मना मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ। अब आखिर अपनी बीवी के रिस्पॉन्स को देखकर आदित्य को ये तो खुशी होती है कि चलो उसने बात करना तो शुरू किया, और इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सशीदा को वादा कर देता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। पर इसके बाद जब सशीदा अपनी बात रखती है तो फिर आदित्य सोचने लायक नहीं रहता, क्योंकि सशीदा आदित्य से कहती है, मुझे एक आदमी को जान से मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम ऐसा करोगे? ये सुनकर आदित्य शॉक तो हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अभी तो मैं हाँ कर देता हूँ, बाद में जब मुझे पूरी बात पता चलेगी तो मैं उसी के हिसाब से डिसीजन लूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम विक्टर को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में बैठकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल विक्टर के पास चाय लेकर आती है, जिसे विक्टर गंदी नजरों से देख रहा होता है, और इससे हमें पता चलता है कि विक्टर इस तरह से पुलिस के नाम पर एक धब्बा है। कुछ देर बाद उस मरे हुए आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो एक पुलिस ऑफिसर पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर से खुद मिलने जाता है ताकि वो जान सके कि आखिर ये आदमी कौन था। अब डॉक्टर ऑफिसर से कहती है कि इस आदमी का पूरा शरीर जल चुका है, लेकिन इसकी पहचान की जा सकती है। इस आदमी के मरने के कुछ समय पहले, यानी कि लगभग 1 महीने पहले, इसकी लेग सर्जरी हुई थी और उस वक्त उसके पैरों में एक मेटल रॉड लगाई गई थी। अब उस मेटल रॉड पर एक यूनिक नंबर लिखा है और इसी से हम पता कर सकते हैं कि इस आदमी ने ये मेटल रॉड किस हॉस्पिटल में लगवाई थी। वो पुलिस वालों को कहती है कि आपको उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए और वहाँ से आपको इस आदमी के बारे में सब पता चल जाएगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स बिना देरी किए उस हॉस्पिटल का पता लगाते हैं और वहाँ पहुंचकर उन्हें उस आदमी की पहचान पता चल जाती है, जहाँ उस मरे हुए आदमी का नाम होता है माइकल। अब इन सारी डिटेल्स को पुलिस ऑफिसर विक्टर्स के पास लेकर आ जाते हैं और विक्टर ऑफिसर्स को माइकल की लास्ट कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है। पुलिस ऐसा ही करती है और साइबर टीम से उन्हें दास नाम के माइकल के एक क्लोज फ्रेंड के बारे में पता चलता है। अब विक्टर फौरन दास से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम पर लगे हुए सारे केसेस हटवा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा कि तुमने ही माइकल को मारा है। अब इस पर दास डरते हुए विक्टर से कहता है कि सर, मैंने माइकल का खून नहीं किया है, वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, और आप कह रहे हैं कि मैं गुनाह कबूल कर लूं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके बाद हम आदित्य और सशीदा को देखते हैं, जो कि सशीदा के घर यानी विशाखापट्टनम ही जा रहे होते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि शशिदा को जिस आदमी को मारना है वो असल में विशाखापट्टनम में रहता है। अब रास्ते में जाते हुए आदित्य शशिदा से पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन है जिसे हम मारने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ तो बताओ। अब पहले तो वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब आदित्य कहता है कि अगर मुझे पता होगा तो मैं तुम्हारी मदद ठीक से कर पाऊंगा, तो इस बात पर शशिदा एक कहानी बताना शुरू करती है, जहाँ से कहानी 1 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जब शशिदा की शादी हुई थी। उस समय एक दिन शशिदा शॉपिंग मॉल में कुछ सामान ले रही होती है। तभी कुछ कंफ्यूजन की वजह से उसका मॉल में सूर्या नाम के एक लड़के से झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जब शशिदा शाम को घर जाकर पिज्जा ऑर्डर करती है, तो जो डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आता है वो कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही होता है। अब दोबारा एक दूसरे को देखकर दोनों में फिर से झगड़ा होने लगता है और फिर इन दोनों के बीच धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ने लगती है। फिर एक रात जब शशिदा अपनी सहेली नंदिनी के साथ वापस घर जा रही होती है, तो नंदिनी का एक्स बॉयफ्रेंड माइकल दोनों को रास्ते में रोक लेता है। और दोस्तों, ये वही माइकल है जिसके मर्डर केस को हम कहानी की शुरुआत से देख रहे हैं। खैर, माइकल नंदिनी को लेकर बहुत ही टॉक्सिक होता है, जिस वजह से वो नंदिनी से ब्रेकअप करने के बाद भी उसके पीछे पड़ा रहता है और बार बार उसको परेशान कर रहा होता है। अब माइकल पहले तो दोनों को रोकता है, लेकिन जब वो दोनों नहीं रुकती तो वो उनका पीछा करने लगता है, जिसके बाद शशिदा और नंदिनी वहाँ से भागने लग जाती हैं। लेकिन माइकल उनको नहीं छोड़ता और काफी दूर तक उनके पीछे भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर सूर्या आ जाता है, जो कि उसी रास्ते से एक डिलीवरी देने जा रहा था। अब शशिदा और नंदिनी को भागते देख वो समझ जाता है कि दोनों किसी प्रॉब्लम में हैं। इसके बाद उसकी नजर पीछे भागते माइकल पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि माइकल ही दोनों को परेशान कर रहा है, इसलिए वो माइकल को बुरी तरह से मारने लग जाता है। इस बीच वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, क्योंकि शशिदा ने उनको कॉल कर दिया था। अब माइकल तो अरेस्ट हो जाता है, पर इस वजह से माइकल और सूर्या के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। पर उस दिन के बाद से शशिदा के मन में सूर्या के लिए अच्छी फीलिंग्स आने लगती हैं और ठीक ऐसा सूर्या के साथ भी होता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और एक दिन एक दूसरे को कन्फेस कर लेते हैं कि हमें एक दूसरे से प्यार है। लेकिन एक रात घर आते हुए शशिदा के पिता शशि शशिदा और सूर्या को साथ देख लेते हैं, जिसके बाद उन्हें शशिदा के प्यार के बारे में पता चल जाता है। अब इसके वो सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि सूर्या सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय था। अब इस वजह से शशिदा के घर में उसको लेकर बहुत झगड़े होने लगे थे। शशिदा अपनी भाभी लक्ष्मी से कहती है कि भाभी, आप निखिल भैया को मेरे और सूर्या की शादी के लिए मना लीजिए। दोस्तों, निखिल शशिदा का बड़ा भाई होता है और जब लक्ष्मी उससे शशिदा और सूर्या की बात करती है तो वो भी दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होता, और वजह भी वही थी, सूर्या बहुत ही कम कमाता था। अब कोई रास्ता नहीं मिलता तो फाइनली शशिदा घर से भागने का फैसला करती है और रेलवे स्टेशन पहुंचकर सूर्या को कॉल करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूर्या उस दिन शशिदा के एक भी कॉल का जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद शशिदा को सूर्या का मैसेज आता है और वो कहता है कि अगर हम ऐसे भागकर शादी करेंगे तो तुम्हारे पिताजी हमें जायदाद में कुछ भी नहीं देंगे, और बिना उस जायदाद के तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं। मैंने बचपन से हर चीज में एडजस्ट किया है और शादी के बाद भी एडजस्ट करना मेरे बस में नहीं, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की बात की, क्योंकि तुम्हारे पिता के पास अच्छा खासा पैसा है। ये मैसेज पढ़कर शशिदा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि सूर्या अब तक उसके लिए नहीं बल्कि उसके पैसों के लिए उसके साथ था। इस बीच शशिदा के पिता को हार्ट अटैक भी आ जाता है और वो शशिदा से कहते हैं कि बेटी, अगर तुम शादी करोगी तो मैं खुशी से ठीक हो जाऊंगा, जिसकी वजह से शशिदा ना चाहते हुए भी आदित्य से शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद भी उसको सूर्या की याद आ रही है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती है और वो शादी के बाद उसी को कॉल कर रही होती है ताकि वो उससे जवाब मांग सके। खैर, अब हम विक्टर को रात में पुलिस स्टेशन जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते के बीच में उसे एक कपल नजर आता है और फिर अपनी आदतों से घिरा हुआ विक्टर उस कपल को परेशान करते हुए लड़के को वहाँ से भगा देता है और लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब कुछ वहाँ पर दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी देख रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब आगे विक्टर यहाँ से अपने घर जाने लगता है, जहाँ अपने घर के पास पहुँचते ही उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी विक्टर इससे पहले कि कुछ समझ पाता, एक मास्क पहना हुआ आदमी चाकू लेकर विक्टर के पास आता है और बड़ी तेजी से बार बार विक्टर को चाकू मारकर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद अगले सीन में हम आदित्य और शशिदा को देखते हैं, जो शशिदा के घर पर पहुंच चुके हैं और दोनों सूर्या को ढूंढने के काम में लग गए हैं।
वो सूर्या के बारे में शहर के लगभग हर फूड डिलीवरी बॉय से पूछते हैं, पर उन्हें उसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच उन्हें एक डिलीवरी वाले से ये पता चलता है कि सूर्या बहुत समय से लापता है और उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इसके बाद शशिदा के दिमाग में कुछ आता है और वो सूर्या के मिसिंग होने के पोस्टर्स को जगह जगह पर लगवा देती है और फिर रामकृष्ण नाम के एक डिटेक्टिव को हायर करती है ताकि वो सूर्या के बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम रामकृष्ण को देखते हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है और सबसे पहले वो सूर्या के अंकल से मिलने जाता है। सूर्या के अंकल उसके साथ ही फूड डिलीवरी का काम करते थे। रामकृष्ण अब बड़ी मुश्किल से सूर्या के अंकल को ढूंढता है और उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि उस दिन सूर्या शशिदा से मिलने के लिए निकला था और उसने सभी सामान पैक भी कर लिया था। वो शशिदा से मिलने स्टेशन के लिए निकल भी गया था, लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला कि शशिदा के पास वो पहुंचा ही नहीं। कंपनी से उसके दोस्त के काफी फोन आए, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। ये आज तक किसी को पता नहीं चला। ये सब जानने के बाद कि सूर्या शशिदा के साथ भागने के लिए तैयार था, रामकृष्ण इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो मैसेज सूर्या ने नहीं बल्कि किसी और ने किया होगा, क्योंकि सूर्या तो शशिदा के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। फिर वो इस तरह का मैसेज क्यों करेगा? यहाँ रामकृष्ण ये भी समझ जाता है कि जिसने भी वो मैसेज सूर्या के फोन से शशिदा को किया होगा वो वही है जिसने सूर्या को भी गायब किया होगा। इसके बाद रामकृष्ण ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर सूर्या के पीछे कौन कौन पड़ा हुआ था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है शशिदा के बड़े भाई निखिल का। एक दिन असल में सूर्या अपने और शशिदा के बारे में बात करने के लिए उसके घर पर आया था और उस वक्त निखिल और सूर्या का झगड़ा भी हुआ था, जिसमें निखिल ने सूर्या से ये भी कहा था कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसलिए हो सकता है कि सूर्या को निखिल ने ही गायब करवाया हो। लेकिन ठीक इसके बाद अगली लीड से रामकृष्ण को आदित्य पर शक होने लगता है, जब उसे आदित्य के दोस्त से ये पता चलता है कि आदित्य शशिदा को शादी से पहले ही जानता था। उसने शशिदा को एक दिन रोड पर देखा था और वो उसके प्यार में पड़ गया। पर जब उसको पता चला कि शशिदा तो सूर्या नाम के लड़के से प्यार करती है, तो ये बात शायद आदित्य को सहन नहीं हुई और वो खुद को चोट पहुंचाने लग गया। इससे साबित होता है कि आदित्य शशिदा को लेकर बहुत ही सीरियस हो चुका था। तो हो सकता है कि उसने ही सूर्या को मार दिया हो ताकि उसके रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। खैर, ये सारी अटकलें तो रामकृष्ण बैठे बैठे लगा रहा था। अब वो इस बारे में शशिदा को बताता है कि आदित्य तुम्हें शादी से पहले ही जानता था और तुम्हें प्यार करने लग गया था। जब शशिदा को ये बात पता चलती है कि आदित्य उसको शादी से पहले जानता था, तो वो भी शॉक हो जाती है और उसके साथ साथ एज एन ऑडियंस हमारा शक आदित्य पर भी चला जाता है कि क्या सूर्या को गायब करने या मारने में उसका ही हाथ है। खैर, जब रामकृष्ण को शशिदा से माइकल और सूर्या की लड़ाई के बारे में पता चलता है, तो वो माइकल के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि माइकल की मौत हो चुकी है, तो वो सोचने लग जाता है कि कहीं सूर्या के गायब होने में और माइकल की मौत में कोई कनेक्शन तो नहीं है। रामकृष्ण ये सोच ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से आकर उसके मुंह पर प्लास्टिक बांधकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त वहां से कुछ लोग भी गुजर रहे होते हैं, जिस वजह से वो आदमी रामकृष्ण को नहीं मार पाता और उसको धक्का देकर वहां से भाग जाता है। इस हादसे से अब रामकृष्ण को ये तो समझ में आ जाता है कि कोई है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो जानता है कि मैं सूर्या और माइकल के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगले दिन रामकृष्ण उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसने माइकल के मर्डर को कवर किया था और वहाँ से उसे पता चलता है कि विक्टर को भी किसी ने मार दिया है और वही उस केस की पड़ताल कर रहा था। ये सुनकर अब रामकृष्ण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे इस केस की कोर में जाने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे हर नया आदमी जो उस केस से जुड़ा था उसकी मौत की खबर उसके सामने आ रही थी। अब आगे पुलिस से रामकृष्ण को दास के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो दास से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि माइकल की मौत कैसे हुई। अब दास रामकृष्ण से कहता है कि माइकल को सूर्या ने ही मारा था और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सुनते ही रामकृष्ण को दास की बातें झूठ लगने लगती हैं, क्योंकि दास जब ये बोल रहा था तब उसके हाथ कांप रहे थे। रामकृष्ण इस चीज को नोटिस कर लेता है और सोचने लगता है कि दास झूठ क्यों बोल रहा है, ये कांप रहा है, इसका मतलब इसने तो ये कांड नहीं किया होगा। पर क्या रीजन हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा है? अब इसके बाद दास के फोन को ट्रेस किया जाता है कि माइकल के मर्डर वाले दिन दास कहां पर था, जिससे ये पता चल जाता है कि माइकल के मर्डर वाले दिन दास माइकल के साथ या उसके आसपास था ही नहीं, यानी दास रामकृष्ण से झूठ बोल रहा था। इसके बाद रामकृष्ण पुलिस ऑफिसर की मदद से दास को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, सच क्या है ये बताओ।
अब दोस्तों, यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर इस मूवी में आपका शक किस पर जा रहा था और आपको क्या लग रहा है कि असली कातिल कौन हो सकता है। यहाँ से आप मूवी में आगे सब कुछ जान तो पाएंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि आखिर आपका शक किस पर था। खैर, अब आगे दास अपनी गलती मान लेता है कि उसने झूठ बोला, पर वो ये भी कहता है कि मुझे झूठ बोलने के लिए विक्टर साहब ने ही कहा था। जिसके बाद दास बताता है कि माइकल ने ही सूर्या को गायब किया था और उसे टॉर्चर करने के लिए कहीं पर बंद करके रखा हुआ था, और ये सब माइकल ने उस दिन किया था जिस दिन सूर्या शशिदा से मिलने जा रहा था। उसी रात माइकल और सूर्या का झगड़ा हो गया था और ये सभी बातें माइकल ने ही दास को बताई थी। लेकिन उसने दास से ये भी कहा था कि मैं ये सब कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, सूर्या को टॉर्चर करने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं और ये काम मैं किसी और के कहने पर ही कर रहा हूँ। पर उस समय माइकल ने दास को ये नहीं बताया कि वो किसके कहने पर सूर्या को टॉर्चर कर रहा है। जिसके बाद वो धीरे धीरे उस केस के सभी तारों को आपस में जोड़ने लगता है। रामकृष्ण यहाँ से ये पता कर लेता है कि माइकल के फोन पर किसी नंबर से ज्यादा कॉल आए थे और वो नंबर निकलता है निखिल का। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यहाँ रामकृष्ण की जगह आप होते तो आपके हिसाब से यहाँ मर्डर करने वाला कौन होता? निखिल, आदित्य, दास, नंदिनी या खुद शशिदा? क्योंकि सूर्या से उसका झगड़ा हुआ था और वो उससे अपनी बहन की शादी नहीं करवाना चाहता था। आदित्य इसलिए क्योंकि वो शशिदा से प्यार करता था और सूर्या को बीच में नहीं आने देना चाहता था। दास इसलिए कि शायद उसने ही माइकल को मारा हो और अब वो झूठी कहानी बना रहा हो। नंदिनी इसलिए क्योंकि शायद वो सूर्या से प्यार करती हो और इस लव ट्रायंगल के चक्कर में उसने सूर्या को मार दिया हो। और शशिदा इसलिए कि शायद उसने धोखा खाकर साइको किलर बनकर सूर्या को मार दिया हो और अब सभी के सामने नाटक कर रही हो। दोस्तों, जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जवाब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। अब रामकृष्ण अपने शक की बुनियाद पर निखिल को कॉल करता है, पर सामने से फोन निखिल नहीं बल्कि उसकी वाइफ लक्ष्मी उठाती है और रामकृष्ण से कहती है कि निखिल तो घर पर है ही नहीं। फिर रामकृष्ण लक्ष्मी को मिलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे निखिल के बारे में कुछ बात करनी है। फिर लक्ष्मी रामकृष्ण से मिलने आती है और रामकृष्ण लक्ष्मी से कहता है कि निखिल मर्डर करने वालों में से नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम मर्डर कर सकती हो। अब ये सुनकर लक्ष्मी के चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदलने लग जाते हैं और वो रामकृष्ण से कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं मर्डर कैसे कर सकती हूँ। रामकृष्ण कहता है कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता है कि जब मैं ये सब पता कर सकता हूँ तो वजह भी पता कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये मर्डर क्यों किए और सूर्या असल में कहाँ है, या तुमने उसको भी मार दिया। इसके बाद लक्ष्मी अपने असली रूप में आती है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे वो कोई साइकोपैथ है। पर उसने ऐसा क्यों किया, ये समझने के लिए हमें लक्ष्मी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक ऑर्फनेज में होती है। उसको बचपन में शोषण का शिकार होना पड़ा था, इसलिए उसको बड़े होकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसमें वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी चोट पहुंचा दिया करती थी। लक्ष्मी धीरे धीरे एक साइकोपैथ बन चुकी थी, लेकिन निखिल से शादी के बाद पहले तो ठीक थी, लेकिन बाद में उसकी साइकोपैथ सोच फिर से उस पर हावी होने लगी। असल में उसने ही माइकल को सूर्या को टॉर्चर करने को कहा था, क्योंकि जब सूर्या और लक्ष्मी का झगड़ा हुआ था तो ये बात लक्ष्मी को हजम नहीं हो रही थी और वो गुस्से में सूर्या को मारना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा किया तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने माइकल के जरिए सूर्या को कैद करवाया और फिर टॉर्चर करवाया। लेकिन ये प्लान लक्ष्मी पर उल्टा ही आफत बनकर आएगा, ये उसने सोचा नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे माइकल ने लक्ष्मी को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और फिर उससे बार बार पैसे मांगने लगा था। लक्ष्मी जब उससे मना करती तो वो पूरे परिवार और पुलिस में सारी बातें बताने की धमकी देता था, इसलिए अब लक्ष्मी को उस पर भी भरोसा नहीं रहा और उसने एक दिन माइकल को बुरी तरह से जलाकर मार डाला। इसके बाद लक्ष्मी ने ही विक्टर का भी खून किया था, क्योंकि विक्टर को पता चल चुका था कि लक्ष्मी ने ही माइकल को मारा है, इसलिए वो लक्ष्मी को अपने साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, ताकि वो ऐसा करती तो विक्टर माइकल के केस को बंद कर देता और फिर लक्ष्मी पर किसी को शक नहीं होता। और यही वजह थी कि विक्टर ने दास को झूठ बोलने को कहा था, जिसमें दास ये कहता है कि उसने सूर्या को माइकल का मर्डर करते हुए देखा है और फिर ये केस क्लोज हो जाता और लक्ष्मी बच जाती। पर लक्ष्मी ने विक्टर को ऐसा कुछ करने नहीं दिया और उसे मार दिया, क्योंकि विक्टर की डिमांड से उसे अपने बचपन की याद आ गई और उसने उसको भी मारने का डिसीजन ले लिया। अब रही बात रामकृष्ण पर किसने हमला किया, तो वो भी लक्ष्मी थी, जिसे ये डर था कि अगर रामकृष्ण केस को डीप इन्वेस्टिगेट करेगा
तो कहीं उस तक न पहुंच जाए। पर असल में रामकृष्ण को लक्ष्मी पर तब शक हुआ जब उसको पता चला कि निखिल के नाम पर 2 सिम हैं, जिसमें से एक लक्ष्मी यूज करती है और ये उसने हाल ही में खरीदा था और उसी सिम से उसने माइकल को कई बार कॉल किए थे। अब लक्ष्मी खुद को पूरी तरह से एक्सपोज होता हुआ देखकर रामकृष्ण को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले रामकृष्ण खुद को बचा लेता है और फिर पुलिस आकर लक्ष्मी को अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को बुलाने से पहले रामकृष्ण ने ही कॉल करके पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था। इसके बाद रामकृष्ण और शशिदा मिलकर सूर्या को ढूंढते हैं, जिसे माइकल ने ही कहीं कैद करके रखा था। बड़ी मुश्किल से उन्हें दास की मदद से सूर्या एक टनल में चेन से बंधा हुआ मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और वो मेंटली काफी वीक हो चुका था। फिर सूर्या को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां उसकी कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगती है। आदित्य भी अब आखिरकार सूर्या और शशिदा के प्यार को समझ चुका था, इसलिए वो शशिदा से कहता है कि तुम अपने प्यार के साथ खुश रहना, मेरा वादा पूरा हुआ, मैंने तुम्हारी मदद की। और इतना कहकर आदित्य शशिदा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और इसी के साथ इस शानदार मर्डर मिस्ट्री का भी होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि लक्ष्मी ही इस केस की असली कातिल निकलेगी? मुझे जरूर बताना। बाकी ऐसे ही शानदार मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त सस्पेंस मूवी में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।